अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। अदम एतमाद के हवाले से खबरें हर दिन आप सुन रहे हैं, हर रोज़ नई डेवलपमेंट्स होती हैं। पहले मामला हुकूमत के इत्तेहादियों के गिर्द घूम रहा था और अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के करीब तरीन रहने वाली जो शख्सियात हैं, जो उनसे कुछ दूर हो गई कुछ अर्सा पहले, उनके गिर्द घूम रहा है, जैसा कि जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब। और इनके ग्रुप्स के हवाले से बातें की जा रही हैं, पहले भी की जा रही थी, लेकिन आज इस पे मोहर लग गई जब ये सब आज इकट्ठे बैठे हुए हैं। ये जो सारी सियासी सरगर्मियां हैं, इनका रुख पंजाब की तरफ है। आज जब हम बात कर रहे हैं, जहांगीर तरीन जो कि लंदन में अपनी तबीयत की खराबी के बायस मौजूद हैं, आज से उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं और लाहौर, उनका घर जो लाहौर में है, वो सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। ज़रा ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि अलीम खान, जिनका बड़ा किरदार रहा पीटीआई की हुकूमत बनाने के हवाले से भी, उन्होंने पिछले 30 दिन में तकरीबन 40 अरकान असम्बली, पंजाब असम्बली जो सूबाई असम्बली के अरकान हैं, उनसे मुलाकातें की और उसमें पंजाब के बाज़ वुज़रा भी शामिल हैं। जबकि जहांगीर तरीन के हवाले से पहले से ही दावा किया जा रहा था कि जो 20 अरकान उनके साथ हैं, वो तो ऑब्वियसली उनके साथ ही हैं, जो भी वो कहेंगे उसी बात पे हाँ कहेंगे वो। इस मामले पे आज ओन चौधरी साहब से सवाल किया गया, जो तरीन साहब के साथ उनके ग्रुप का हिस्सा भी हैं, और पूछा गया कि क्या करने जा रहे हैं आप लोग, क्या वज़ीर आला उस्मान बुज़दार घर जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि कुछ जो भी होगा अच्छा होगा, थोड़ा सब्र करें, हम कोई सरप्राइज़ देंगे। सवाल अब ये है कि क्या जहांगीर तरीन और अलीम खान अपने लीडर, जो माजी के लीडर थे उनके, इमरान खान साहब के लिए वाकई कोई मुश्किलात पैदा करने जा रहे हैं, या ये जो मुलाकात है इसमें से कुछ खास सामने नहीं आएगा? इसके अलावा आज परवेज़ इलाही साहब की सूबाई जो वुज़रा हैं पंजाब के, राजा बशारत साहब और महमूद रशीद साहब से मुलाकात हुई और ये खबर है कि काफ लीग ने पीटीआई को बड़े फैसले करने का मशवरा दिया है। कहा है कि ख़ास गौर व खौस किया जाए इन तमाम मामलात के ऊपर। एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ अपोजिशन है जिसकी तरफ से बुलंदो बांग दावे हैं मरकज़ में भी पार्लियामान के अंदर अपने नंबर गेम पूरा होने के। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने फिर मुख्तलिफ बात कर दी। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की 100% 100% गारंटी मैं नहीं दे सकता। तीसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कल से खबरों की जीनत है। कल जब वो मेलसी में उन्होंने खिताब किया तो बड़ा गुस्से से भरपूर खिताब था। मुखालिफिन, जो सियासी मुखालिफिन हैं, वो तो फिर सियासी तनकीद और जवाब दे ही रहे हैं, लेकिन मुबस्सिरीन जो होते हैं वो भी बहुत प्राइम मिनिस्टर साहब के अंदाज़ को गौर से देखते हैं, तो वो इस अंदाज़ को घबराहट से तशबीह दे रहे हैं। जो आपका कल था, कल उन्होंने कहा कि अदम एतमाद अगर नाकाम हो गई तो उसके बाद देखना अपोजिशन में आपके साथ करता क्या हूँ। साथ ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने मौलाना फजलुर रहमान, मियाँ नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, सुनिए। मुजरिम नंबर 1 नवाज शरीफ बॉलीवुड की एक्टिंग की रो धो के मिन्नतें करके बाहर चला गया। दूसरा है शहबाज शरीफ का पता चलवा रहा है तो कहीं से मकसूद चपड़ासी को पकड़ के ले आए। वो भगौड़ा जो उधर बैठा है, वो और उसकी बेटी, वो फौज को बुरा भला कहते हैं, और शहबाज शरीफ जो भी उसको बूट नजर आता है पॉलिश करना शुरू कर देता है। और तीसरा है बीमारी जरदारी, ये वो आदमी था जो बेम्बीना सिनेमा के टिकट ब्लैक करता था, सारी दुनिया में धूम मच गई मिस्टर 10%। और चौथे नंबर पे फजलू, जो डीजल के परमिट को बेच के पैसे बनाता है, ये ब्लैकमेल करता है। दीन के नाम पे पैसे बनाते हुए आपको कोई खौफ खुदा नहीं है? क्या आप तैयार हैं जब इंशाल्लाह आपकी अदम इत्तेमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा? प्राइम मिनिस्टर साहब के अल्फाज थे। कल मुल्क की जो सियासी अपोजिशन की क़यादत है उसके बारे में बिलावल भुट्टो ने तनकीद का जवाब दिया, सुनिए। ये कठपुतली नुकसान करने के अलावा कुछ कर नहीं सकता, गाली देने के अलावा कुछ कर नहीं सकता, झूठ कहने के अलावा कुछ कर नहीं सकता। उसको एक रट लगा हुआ है, वो बार बार जगह जगह जाके कहता रहता है कि सदर जरदारी तो बैम्बिनो सिनेमा में टिकट्स बेचता था। वो सदर जरदारी नहीं, सदर जरदारी का वालिद था, और हाकिम अली जरदारी ने सिनेमा टिकट्स नहीं, पूरा का पूरा सिनेमा बेच दिया था। उसके पास ज़राई ज़मीन था, आपके पास क्या था? तू खो कौन? वज़ीर आज़म के इस अंदाज़े खिताबत को घबराहट से इसलिए भी तशबीह दी जा रही है क्योंकि सिर्फ अपोजिशन सरगर्म नहीं है, बल्कि जो नाराज़ अरकान हैं उनकी सरगर्मियाँ वो भी एक अलग तरीके से जारी हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग जैसे नदीम अफजल चंद साहब, वो पीपल्स पार्टी से शामिल हुए थे पीटीआई में और अब वो वापस चले गए हैं पीपल्स पार्टी में, और साथ ही पीटीआई में शमूलियत को अपनी गलती करार दे रहे हैं। जबकि बलोचिस्तान से भी यार मोहम्मद रिन साहब के इंटरव्यूज़ आप देखते आ रहे होंगे, अब उन्होंने मुआवने खुसूसी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात
मुलाकात भी कर ली है। ये सारा मामला है हुकूमत के हवाले से, हुकूमत ने अपनी सरगर्मी भी तेज़ कर दी है। दूसरी तरफ मैं इस बयान का जिक्र भी ज़रूर कर देती हूँ इब्तदाइया में, जो थोड़ी देर पहले शहबाज गिल साहब का है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब के तर्जुमान भी है। वो ये कहते हैं कि अदम एतमाद इंटरनेशनली स्पॉन्सर्ड प्लान है और ये तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन नहीं बल्कि आलमी ताकतें लेके आ रही हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ, और अपोजिशन तो सिर्फ किराए के ब्रोकर हैं। ये इसका भी हम जिक्र करेंगे प्रोग्राम में। ये तमाम मामलात हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ईद गनी साहब, आप सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं सिंध के। सेनेटर रौन अब्बास साहब हुकूमत की तर्जुमानी करेंगे, वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी हैं बराए ई कॉमर्स। और जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आगाज़ हुकूमत से कर लेते हैं। सेनेटर रौन साहब, अलीम खान साहब और तरीन साहब, इनके साथ जो लोग अब दोनों के मिल मिला के जो बैठक इस वक्त चल रही है, वो दावे ये किए जा रहे हैं कि तकरीबन 60 के करीब लोग हैं। 20 लोग भी सूबाई असेंबली के अंदर अपोजिशन का साथ दे दें तो अदम एतमाद पंजाब के अंदर तो आ सकती है। आप लोग तैयार हैं इसके लिए या फिर भरोसा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के पुराने साथी हैं, धोखा नहीं देंगे? आपको आवाज आ रही थी? जी जी ओके, अब सभी भी थोड़ा सा क्लियर कर लें। अभी आप पिछले 2-3 हफ्ते का अगर रिकॉर्ड उठा के देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवमेंट है क्या। आज से 3 हफ्ते पहले जब ये सारी गुफ्तगू हो रही थी, सारी मुलाकातें, सारा प्रेशर अलाइज के ऊपर था। एमक्यूएम क्यों मिलने जा रही है, चौधरी सबात से मुलाकात के लिए जरदारी साहब भी आ रहे थे, मौलाना फजल रहमान भी आ रहे थे, और यहाँ से फिर कोई क्वेटा जा रहा था, कोई कराची जा रहा था। पिछले हफ्ते से जब से मोहन सलाई साहब की मुलाकात हो गई है प्राइम मिनिस्टर से, और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की प्राइम मिनिस्टर से बात भी हो गई है, तो अलायंस का प्रेशर शिफ्ट करके इन्होंने कहा जी 22 बंदों की लिस्ट आ गई है। तो बहुत सारे अब एमएनएज हैं जो कि पार्टी छोड़ने को तैयार है। अब पिछले हफ्ते जुमे वाले दिन से अचानक वो लिस्ट गायब हो गई है और आज से अचानक जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की जो प्रोविंशियल असेंबली की मूवमेंट है वो स्टार्ट हो गई है। अब इस पूरे खतो खाल को अगर आप खुद देखें तो नहीं कह रही है, हम भी तो मीडिया जरा से दावा कर रहे हैं सेनेटर साहब। और मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि ये जो नैरेटिव शिफ्टिंग है ना, पहले अलायंस, फिर पीटीआई के एमएनएज, अब पीटीआई के एमपीएज, फिर अलीम खान साहब, फिर तरीन साहब, ये डेली बेसिस पे शिफ्ट होता रहेगा। और हमारा बयानिया एक ही रहा है कि हमारी पार्टी के लोग, चाहे वो किसी के साथ भी हैं, चाहे वो अलायंस में हैं, चाहे वो हमारे एमएनएज हैं, चाहे वो हमारे नाराज हैं, चाहे तरीन साहब के साथ हैं, चाहे अलीम खान साहब के साथ हैं, एट द एंड ऑफ द डे एक जो रेड लाइन है, यू नो, क्रॉसिंग दैट रेड लाइन फ्रॉम द पार्टी लाइन्स, वो कोई भी शख्स क्रॉस करने को तैयार नहीं। यस, उनकी डिमांड्स हो सकती है। अब्बासी साहब, मौलाना साहब से थोड़ी देर पहले सवाल हुआ कि आपका भी तरीन ग्रुप के साथ कोई राब्ता, उन्होंने कहा उनके साथ मेरा कोई अभी तक राब्ता नहीं हुआ। कोई हतमी बात कही भी नहीं जा सकती इस मुलाकात के हवाले से, क्योंकि पहले भी तरीन साहब को बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन उन्होंने लीडर इमरान खान साहब को ही अपना कहा था। आप लोगों का इन्हिसार, आप लोगों के पास अलग से लोग हैं मेंबरान कौमी असेंबली, या फिर इन्हीं के ऊपर है ये जो खुद खफा है लोग पीटीआई से, हुकूमत के अंदर से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जी, तरीन साहब इस वक्त हैं वो हमसे भी ज्यादा इस मामले पर उन्हें तशवीश है कि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हो गए हैं, पाकिस्तान की इकानमी बहुत खराब हो गई है, और वो जाती तौर पर समझते हैं कि उनके साथ जो सलूक किया गया है हुकूमत की तरफ से, जनाब इमरान खान साहब की तरफ से, और इनके बहुत सारे ऐसे स्पोक्समैन हैं जो उनके खिलाफ बोले, वो समझते हैं कि उनके मेरे साथ इन्होंने बहुत तौहीन-आमेज़ सलूक किया है, वो समझते हैं कि मेरे साथ इन्होंने ज्यादती की है, वो समझते हैं कि इन्होंने मुझे बेइज्जत किया है, वो समझते हैं कि मेरा बहुत हिस्सा था इस जमात को खड़ा करने और हुकूमत बनाने में, लेकिन मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी की गई है जिसका अजाला करने के लिए वो किसी भी हद तक जाए। लिहाजा ये तो अभी कुछ देर साबित हो जाएगा, और वो आए वापस इसलिए ये मिन्नतें मुताजी उनकी कर रहे हैं, लेकिन उनको पता चल गया कि अब ये गिरती हुई डूबती किश्ती है, इसके ऊपर कोई कदम नहीं। लेकिन अब्बासी साहब, आप लोगों का इन्हिसार इन्हीं लोगों के ऊपर है जो तरीन साहब की बात सुनेंगे, या अलीम खान साहब की, या इनके अलावा भी लोग हैं जो जाती तौर पर इंडिपेंडेंट की आप लोगों से राब्ते में? हमारे लोग बहुत हुए हैं, हमारे पास अच्छी तादाद पूरी है। जो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, इनके बेशुमार लोग, और इनकी अक्सरियत वो लोग हैं, आप अगर मुझे प्रॉपरली मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एक वो है जो आन अब्बास साहब की तरह है, जो इनके कोर मेंबर हैं, जो पीटीआई के अकीदे पर आए थे, जो पीटीआई के मंसूर से जिनका तल्लक है। यहाँ तो अक्सरियत ऐसे लोग हैं जो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए थे, वो लाए इसीलिए गए थे, वो हुकूमत बनाने के लिए लाए जाते हैं, वो इलेक्शन जितवाने के लिए लाए जाते हैं। ठीक हो गया, मैं बदलता है, ये उन परिंदों की तरह उड़कर दूसरे घोंसलों में चले जाते हैं। आपने पिछले 2-3 दिनों में देख लिया है कि अब इन्होंने सफर करना शुरू कर दिया है,
लिहाजा एक बहुत बड़ी तादाद तो वैसे ही तैयार बैठी है। अब्बासी साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी, फिर मैं आपसे वो जानने की कोशिश करूंगी जो सभी लोग आजकल आप लोगों से सवाल करते हैं कि आप कैसे एडजस्ट करेंगे इन सारे लोगों को, पंजाब, खास तौर पे पंजाब में। सईद गनी साहब की तरफ जाऊंगी। सईद गनी साहब, क्या वजह है? अभी अब्बासी साहब कह रहे हैं कि हमारे पास तो अलग से जो लोग हैं वो तो बोनस के तौर पे है, ये भी सामने आ रहे हैं। बज़ाहिर बातों में तो ये लग रहा है कि शायद सभी सब ऑपोजिशन की इस तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अवेलेबल है, लेकिन बिलावल साहब फिर भी आके कहते हैं कि वो 100% गारंटी नहीं दे सकते इस मकसद के लिए जिसके लिए वो बाहर निकले हैं। देखिए, एक तो जो चेयरमैन साहब ने बात कही है, उनसे सवाल हुआ था तो उन्होंने बताया कि नो कॉन्फिडेंस हमेशा एक डिफिकल्ट टास्क होता है, तो अब उसको किसी भी पैराए में कोई ले लें, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ये बिल्कुल 100% यकीनी है कि इमरान खान साहब चाह रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो मुझसे पहले पीटीआई के जो ऑन साहब कह रहे थे, वो भले कह दें कि जी पहले वो अलाइज के साथ लगे थे, फिर किसी अपने हमारे मेंबर्स के पीछे लगे हैं। राब्ते जो है वो इनके अपने अराकीन जो हैं वो भी करते हैं, ज़ाहिर जो अलाइज हैं वो भी करते हैं। और ये बात मैं अभी से नहीं, पता नहीं कब से कह रहा हूँ कि कोई भी शख्स या कोई भी जमात जो इनकी इत्तेहादी है वो पीटीआई की वफाकी हुकूमत की नालायकी और नाअहली का बोझ उठाकर अगले इलेक्शन में नहीं जा सकती। उनको कोई ना कोई ऐसा रास्ता चाहिए, कोई ऐसा वे आउट चाहिए जिसके बाद वो जाकर लोगों को कहें कि हमने महंगाई, बेरोजगारी और जो आपकी मुश्किलात थी जिस हुकूमत ने पैदा की, हमने उस हुकूमत को छोड़ दिया, उस हुकूमत को चलता किया। अब अगर वो ये नहीं करते हैं तो लामवाला पीटीआई की हुकूमत जो कुछ कर रही है उसके बोझ से अपने आप को वो बरी ज़िम्मा करार नहीं दे सकते हैं। तो किसी न किसी वक्त, किसी न किसी लम्हे उन्होंने ये फैसला करना था। और ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अब्बासी साहब को भी पता है, पीटीआई के एक एक आदमी को पता है कि इन्होंने अपने बजट पास कराने हो, इन्होंने लेजिस्लेशन करानी हो, तो किस तरह अपने लोगों को ये मैनेज करते थे, किस तरह अपने लोगों को लाते थे। ऑन रिकॉर्ड इनके अपने पार्लियामेंटेरियन जी कह चुके हैं कि जी हम आए नहीं, हम लाए गए हैं। अब ये सबको पता था। अब अगर कहीं से कोई इस किस्म का फ़ोन, इस किस्म का दबाव उन पर नहीं है और वो अपने फैसले कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि अपनी सियासी मफाद में कर रहे होंगे, इस मुल्क के गरीब लोगों के मफाद में कर रहे होंगे, इस मुल्क की मईशत को बचाने के लिए कर रहे होंगे, तो वो उन्होंने करने हैं। कोई वो आदमी जो पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा हो या किसी और जमात के टिकट पे इलेक्शन लड़ा हो, जब वो अवाम में जाएगा तो अगले इलेक्शन के अंदर, तो उसके पास कुछ ना कुछ कहने को होना चाहिए। वो ये नहीं कह सकता कि जी मैं 5 साल हुकूमत में था, उसने महंगाई कर दी थी, उसने गैस का बहरान पैदा किया, उसने चीनी का बहरान पैदा किया, उन्होंने गंदम का बहरान पैदा किया, उन्होंने खाद का बहरान पैदा किया, लेकिन मैं उसमें जिम्मेदार नहीं हूँ। ये हो नहीं सकता है। तो लिहाजा उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद है, शायद अभी पीटीआई के अपने लोगों को भी अंदाजा नहीं है कि कितने लोग हैं जो पीटीआई की वफाकी हुकूमत के इस जो इनकॉम्पिटेंस है या जो करप्शन है उससे अपने आप को निकाल के अपने आप को लोगों के सामने एक बेहतर चॉइस के तौर पर पेश करना चाहते हैं। सेनेटर ऑन साहब, अब आपने गुफ्तगू सुन ली और सिर्फ जो हमारे सामने लोग हैं अगर उनकी हम बात कर लें, नदीम अफजल चंद साहब बड़े सीनियर एक पॉलिटिशियन भी हैं, वो उनके अल्फाज ये रहे कि वो वापस आ गए हैं पीपल्स पार्टी के अंदर और रिग्रेट करते हैं पीटीआई में जाने को। और इसके अलावा फिर अब आप लोगों के ऊपर अहमद जवाद साहब इससे पहले सामने आए थे, वो भी कहते हैं कि वो रिग्रेट करते हैं, बात नहीं सुनी जाती पार्टी के अंदर। तो इस तरह के बहुत से पसे पर्दा तो लोग और भी हो सकते हैं, ये सब इकट्ठे हो जाएं। क्या आप लोगों के अंदर इस बात का रिग्रेट भी है कि अपना घर दुरुस्त नहीं किया गया पीटीआई में, तो अब जो राब्ते करें फिर उसका क्या फायदा होगा, ये सवाल भी उठता है। अच्छा, चंद साहब या रिन साहब क्या बात कर रहे थे, अहमद जवाद साहब की बात कर, देखिए इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। कई आपके दोस्त नाराज हो जाते हैं, कोई इनकी डिमांड्स होती हैं जिस पे गवर्नमेंट पूरा नहीं उतरती, वो अपनी जगह पे कहीं ना कहीं वो ख्याल करते हैं कि इनको इग्नोर किया गया, छोड़ जाते हैं। उसकी वजह से पार्टी का स्ट्रक्चर के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जब आपकी 150 या 200 की जमात हो, चंद साहब की क्या डिमांड्स थी अगर आप बता सकें? नो आइडिया, मतलब यकीनन एक इशू बन गया था दरमियान में, आज से 6 महीने 8 महीने पहले, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को देख। अब्बासी साहब, आप ये कहिए, चल एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो अब्बासी साहब से एक तो हम पूछेंगे कि एडजस्ट कैसे करेंगे और ओवरऑल ऑपोजिशन से पूछेंगे जो शहबाज गिल साहब ने आज कहा है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए यूरोपियन यूनियन के हवाले से, वेस्ट के बारे में, अमेरिका के हवाले से, और आज ये कहा जा रहा है कि ये जो ऑपोजिशन है ये आलाकार है बैरूनी ताकतों की। इस बारे में बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें जो सियासी गर्मा गर्मी जारी है, ओवर द वीकेंड भी जारी रही, प्राइम मिनिस्टर साहब के सख्त बयानात भी आए और आज की अहम मुलाकातें भी होती रही।
ब्रेक से पहले सेनेटर रॉन साहब, आप अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सके थे, आप जो बातें हुई उसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी कीजिएगा। और साथ ही अब ये बात भी है कि ये अलीम खान साहब हों या तरीन साहब हों, ये इकट्ठे तो हो गए दोनों ग्रुप, लेकिन इसके अंदर सूबाई वजीर जिस तरह नकई साहब एक मजीद शमूलियत हो गई, तो इस तरह लोग तो शामिल होते जा रहे हैं और वो मौक़िफ़ पार्टी आपकी जमात के से तहफ़्फ़ुज़ात ही हैं। तो क्या है प्लान आप लोगों का इससे निकलने के लिए? आप अपोजिशन की जोर का अंदाजा दो चीजों से लगा लें। अब्बासी साहब ने जिस तरीके से तरीन साहब की तकलीफ का हवाला दिया और जिस तरीके से उनका इजहार, उनके एक्सप्रेशन का इजहार इन्होंने किया, आप खुद अंदाजा कर लें कि अपोजिशन में खुद कितना दमखम है कि सारी की सारी अपोजिशन को अपने नंबर्स भूल के इस वक्त लाहौर के इजलास से कोई तवक्को बोनस के तौर पे देख रहे हैं, बोनस अपने नंबर। अच्छा, एक और मजे की बात है, अभी आपको 48 घंटे व 72 घंटे वाली खबरें तो याद है ना। आज उस 48 घंटे की खबर को तकरीबन इस वक्त कोई 148 घंटे हो चुके हैं और आज सोमवार था, आज तक रिक्विजिशन जमा नहीं हुई असेंबली में। इसका मतलब नंबर्स पूरे नहीं है। तो इस वक्त ये भी इधर उधर कहीं देख रहे हैं कि कहीं से इनको बयान। और दूसरा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो अभी बयान दिया है, आप उसकी भी देख लें कि लाइकली चांस है कि शायद आदम कामयाब ना हो। उसके नतीजे में मैं आपके साथ ये करूंगा, ये भी जरा सोच। इसका मतलब ये है, ये नहीं हो सकता कि आप पूरा सिस्टम को डीरेल करने के लिए आ जाए एंड यू विल हैव एन इजी रन। सो वो कम से कम इनके जहन में भी है पड़ा कि ये बगैर नंबर्स के जिस तरीके पे हमारे पे चढ़ाई कर रहे हैं, उसकी कामयाबी का चांस शायद इस वक्त ना हो। और अगर ऐसा ना हुआ, इनके अपने रैंक्स एंड फाइल भी टूट जाएंगे। ये जो सोच रहे हैं कि जी हमारे रैंक्स एंड फाइल में कोई फर्क आ रहा है, ये तफरका कल को इन पॉलिटिकल पार्टीज पे भी आएगा। फिर नून लीग से लोग और पीपल्स पार्टी से लोग भी पीटीआई में आना शुरू कर देंगे। हमारे पास भी एक साल पड़ा, अगर जो काम ये कर रहे हैं वही काम हम शुरू कर दें, लोगों से राब्ते तो हम में भी है पड़ा। तो ये किस कहा की बात है कि जी पीपल्स पार्टी की टिकट को बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है इस वक्त, या नून लीग की टिकट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कल मेलसी का जलसा दे के कम अज कम एहसास हो जाना चाहिए कि जनूबी पंजाब में इस वक्त, वहां भी मेलसी आई एम टॉकिंग साउथ पंजाब में सबसे पसमानदा तहसील जिला विहाड़ी, उसकी पसमानदा तहसील मेलसी में अगर कल इतनी गफीर तादाद में लोग आके प्राइम मिनिस्टर के जलसे में आ सकते हैं, लाहौर नासिर बाग का कंपैरिजन आपके सामने खड़ा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई स्ट्रीट पावर मौजूद नहीं। प्राइम मिनिस्टर अभी भी स्ट्रीट पावर लीड करते हैं पूरे पाकिस्तान में। अगर ऐसा कोई मामला हुआ, सईद गनी साहब तरफ लेके जाती हूँ। सईद गनी साहब, आप लोग सड़कों के ऊपर निकले हुए, अच्छा रिस्पांस अवाम का नजर आ रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब, ये मैं कई दफा पूछती हूँ कि जिनके बारे में आप लोग कहते थे हेलमेट पहन के हुकूमत बाहर निकले, प्राइम मिनिस्टर साहब भी ठीक ठाक मुजाहिरा तो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि अवामी सतह के ऊपर इतने अनपॉपुलर तो नहीं हुए प्राइम मिनिस्टर साहब इतने मुश्किल हालात के बावजूद? अब से देखें, पॉपुलैरिटी का जो सबसे मजबूत पैमाना है ना, जिसके ऊपर आप रिलायबल जो होती चीजें, वो इलेक्शन के नताइज होते हैं। मुझे ये बताइए कि जितने ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं, इस हुकूमत ने एक आध को छोड़ के सब में कुछ शिकस्त हुई है। कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए और क्लिफ्टन कैंटोनमेंट सबसे बड़ा बोर्ड है और वहाँ पर पीटीआई का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था। आरिफ अलवी साहब वहाँ से जीते हैं, इमरान इस्माइल वहाँ से जीते हुए थे। इस मरतबा जो इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी ने सफाया कर दिया वहाँ से पीटीआई का। NA 249 बल्दिया टाउन की सीट थी, इनके वफाकी वजीर की छोड़ी हुई सीट थी और ये बड़ी रेयर चीजें होती हैं कि वफाकी वजीर सीट छोड़े और वो पहले नंबर से 5वें नंबर पर आ जाएं। कराची का एक और सूबाई असेंबली का हल्का है PS 88, वहाँ 18 में इन्होंने 17,000 से ज्यादा वोट लिए और जब जिमनी इलेक्शन हुआ तो इनके वोट 6,000 रह गए। और बाकी सूबों में भी ये हालत है। पंजाब KPK के अंदर जो भी बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं उसमें पीटीआई का क्या असर हुआ है। तो अगर आपने इनकी मकबूलियत को देखना है तो आपको ये जो बल्दियाती इलेक्शन हों या बाई इलेक्शन हों, उसमें आपको देखना होगा पीटीआई का हशर बहुत बुरा हो रहा है। और लाहौर में तो आप, ये बड़ी हैरतनाक इस बात हुई कि पीटीआई ने अपने कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करा दिया ताकि वो लड़ ही ना सके। और इतना एक अजीब सी बात है जिस पर उसके अपने पेपर भी रिजेक्ट हुए और उनकी जो कवरिंग कैंडिडेट उनकी एहलिया थी उनके पेपर भी रिजेक्ट हुए कि उन्होंने जो प्रोपोजर और सेकेंडर थे वो अपने हल्के के अलावा बाहर से किसी को बना दिया। अब इससे अंदाजा लगाएं कि जो जमात लाहौर के हल्के में इलेक्शन से भाग जाए वो ये कैसे दावा कर सकती है कि वो बहुत पॉपुलर है। मैं ये समझता हूँ कि आप भले इनके ये फिगर्स रोजाना बताते हैं, जी इकोनॉमी हमारी अच्छी हो गई तो हमने ये कर दिया वो कर दिया। आप लोगों के कैमरामैन जब बाहर जाते हैं, सड़कों में जाते हैं, गलियों में जाते हैं, जब लोगों से राय पूछते हैं तो वो आपको बताते हैं, मुझे बताइए कि कितने फीसद लोग हैं जो सड़कों पर ये कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत ने बहुत अच्छी हुकूमत की और हमारी मुश्किलात में कमी हो गई है, हमारी जिंदगी आसान हो गई है। सब रो रहे हैं और बददुआएं दे रहे हैं
और ये ऐसा नहीं है कि जो सारे लोग इनके खिलाफ हो रहे हैं, अगर पीटीआई के एमपीएस एमएनएस इनके खिलाफ हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं कि वो लोगों में जा नहीं सकते हैं, उनको पता है कि इंतखाब वो नहीं जीत सकेंगे। लेकिन सईद गनी अब साहब, अगर एक जलसा कर लेकिन लिया, साथ ही जी। पॉपुलर फैसले भी तो किए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। ना सिर्फ वो 10 रुपए कीमत आके अचानक से जो भी मुआशी माहिरीन का कहते रहे बात, लेकिन वो आके कम करते आम आवाम तक ये पॉपुलर फैसलों का असर जज्बात की हद तक तो पड़ता है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं, जिसका भी जवाब दीजिएगा, कि मैं आलमी कुव्वतों के सामने डट के खड़ा हो गया हूँ। चले, बात ये है कि इस मुल्क में जो महंगाई है वो अभी पिछले हफ्ते तो नहीं हुई ना। बिजली की कीमत में 5 रुपए 95 पैसे एक रात को में बढ़ाए गए, नेपरा ने अप्रूवल दी। अगले दिन वजीर आजम ने 5 रुपए की कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत जब इन्होंने 12 रुपए बढ़ाई तो ये सारे लोग आके सफाइयां देते थे कि आज भी पाकिस्तान में पेट्रोल दुनिया में सबसे सस्ता है, बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोल महंगा हो गया तो हम कैसे कम करें। ये 15 दिन के अंदर कौन सी कयामत आ गई, जिसके बाद वजीर आजम साहब को पता चल गया कि नहीं, अब तो पेट्रोल भी कम करना है, बिजली भी कम करनी है, और भी उन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिए हैं। देखें, ये इटसेल्फ जो है ना बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि वजीर आजम दबाव का शिकार है। उन्हें इस बात का एहसास है इस मुल्क के लोग उनसे बेजार हैं और महंगाई की वजह से वो शायद उनका सामना नहीं कर सकेंगे, तो उन्होंने ये इकदाम करना शुरू कर दिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन इकदाम में बहुत ताखीर हो गई है। अब वो जो मर्जी चाहे कर लें, इस मुल्क के लोग जो है वो पीटीआई की हुकूमत को चलने नहीं देंगे। और इस मुल्क में अपोजिशन की जो जमातें हैं, पीटीआई के जो नाराज लोग हैं या जो इनसे बेजार हैं, जो महंगाई की वजह से लोगों में नहीं जा सकते हैं, वो इनके साथ चलने को तैयार नहीं है। अब्बासी साहब की तरफ जाऊंगे। अब्बासी साहब, अब जो कुछ लोग, हमेशा से सवाल होता है, आप लोग काफ लीग के साथ बातचीत कर रहे थे कि आप लोग उनको पंजाब में अपने गढ़ में क्या दे सकते हैं। अब अलीम खान साहब के एम्बिशन सबके सामने हैं, जो सीएम शिप के हवाले से वो बहुत इंटरेस्टेड थे और वो बड़े खुल के उनका बाद में इख्तलाफ सामने आया। जहांगीर तरीन साहब के भी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे हुकूमत से वो सामने है। आप अगर इन लोगों के ऊपर नजरें रखेंगे भी तो इनको आप लोग पंजाब में दे क्या सकते हैं? पीपल्स पार्टी तो काफ लीग के हवाले से भी कह रही थी कि कुछ बड़ा ऑफर किया जाए। नून लीग मुतहम्मिल हो सकती है किसी और को पंजाब में कुछ ऑफर करने की? देखो, ये बात लेन देन की नहीं है। ये बात ये नहीं है कि वज़ीर आज़म या वज़ीर आला कौन है। ये बात कोई इक़्तिदार की नहीं है। ये बात पाकिस्तान की सामियत की है। ये पाकिस्तान के लोगों की इस वक्त जो मुश्किलात हैं उनको निकालने की है। ये नेक्स्ट इलेक्शन में लोगों के जाने की है। ये मसला जो है ये काम आदमी से रिलेट करता है। अब बात इस मुल्क में इतनी ज्यादा गुर्बत बढ़ गई है, ढाई है, गवर्नेंस के इशू है। अगर ये इलेक्टेड लोग इस वक्त इन्होंने कोई इकदाम इस हुकूमत के खिलाफ ना उठाया तो उनके लिए नेक्स्ट इलेक्शन में जाना मुश्किल हो जाएगा। अवाम का जो गुस्सा है, जो अवाम का इस वक्त दुख है, उसको रियलाइज कर रहे हैं। जहाँ तक मैं आपने कहा है कि हमने क्या नेक्स्ट इलेक्शन में हमारे साथ बहुत सारी गुंजाइश होती है, कुछ लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है, वो बातचीत के जरिए मामला हल होंगे हैं और इंशाल्लाह लोगों को नुकसान नहीं होगा। और जहाँ तक पंजाब का तल्लुक है, पंजाब में तो अभी पूरी तौर पर किसी तब्दीली के लिए आज ही कोई बात ऐसी नहीं हो रही है। कौन होगा, ये सारी तहदीद जो हमारी अपोजिशन की जमातें वो मिलकर फैसला करेंगी। और अगर कोई तहदीद भी हमारे साथ आए उनके मुशावरत से इंशाल्लाह फैसला करेंगे। लेकिन एक बात अब तय हो चुकी है कि अब इस हुकूमत का जाना जो है वो ठहर गया। ये हुकूमत जो वज़ीर आज़म साहब लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बुखलाहट का शिकार है, तो उनके लोग बुखलाहट का शिकार है। आज अंदाजा करें कि इनके एक स्पोक्समैन ने ये अमेरिका और वेस्ट की साजिश करार दी थी। उन्होंने कहा होगा कि पता नहीं किस किस को ये इल्जाम लगाएंगे। अब ऐसे मस्कराना जो बातें होती हैं, जो ऐसी मजाक की बातें होती हैं, वैसे भी बात तो सच्ची बात है कि स्पोक्समैन की बात को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा। इस तरह की जब बातें आप करते हैं तो लोग आप समझते हैं कि आपको अब उनको आप चूंकि इनको पता चल के आप जाएंगे। मेरा ख्याल है कि कल इमरान खान साहब कहेंगे कि मुझे तो हटाया गया था अमेरिका के कहने पर, इससे मैं हट गया हूँ। और मेहरबानी करके ना आप फिगर हैं, ना आपका कोई किसी को अमेरिकन को परवाह है, ना अमेरिकन ने आपका टेलीफोन सुना है, ना वो और जो आपको हटाने में है। ये कोई जी ये साजिश नहीं होती। ये झूठ पे मबनी कहानियां गढ़ी जाती हैं कि हमारे खिलाफ दुनिया साजिश हो रही है। सेनेटर रॉन साहब, अब एक बात तो है, आप बड़े पुरुमीद थे कि जो आज मुलाकात हो रही है लाहौर में कोई खबर नहीं निकलेगी, लेकिन इस हद तक तो ये खबर है कि अलीम खान साहब ने कहा है कि अगर जहांगीर तरीन को नजरअंदाज क्यों किया गया, हम नाराज लोग सारे इकट्ठे हो गए हैं, 2-3 दिन में तरीन साहब वापस आएंगे तो ऐलान हो जाएगा कोई ना कोई। तो यहाँ से खबर तो कोई सामने निकल सकती है। इस हवाले से इतनी बेपरवाही का मुजाहरा आप लोग क्यों करें? कोई SOS प्लान मौजूद है आप लोगों के पास? क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है जिन लोगों के साथ है।
अच्छा बीबी, जो अल्लाह पे तकिया करते हैं और हुकूमत को अल्लाह की अमानत समझते हैं, वो सेकंड प्लान बी प्लान्स नहीं बनाया करते। हमें अल्लाह की तरफ से अमानत एक दी गई है, इसका इतना बड़ा कोई नहीं है दुख इस हवाले से। और जो मैं बारहा आज से नहीं कह रहा, पिछले 1.5 साल से कह रहा हूँ, तकरीबन 1 साल से कह रहा हूँ कि जब से जहांगीर साहब और बाकी दोस्तों की स्टेटमेंट आती रहेगी, मैं पहले दिन से कहता रहा हूँ, तरीन साहब इटसेल्फ और उनके साथ जितने भी लोग रह गए वो सारे के सारे नजरियाती लोग हैं। मतलब आप एक एक का नाम उठा के लेते हैं, वो सारे दोस्त बहुत ही नजरियाती हैं। एट टाइम अगर कोई ये सोच रहा है कि वो इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के और नून लीग को, मतलब आप ये कैसे भूल सकती हैं कि नवाज शरीफ को नायल कराने में जिससे सबसे बड़ा हाथ तरीन साहब का था, जो ताहिर नायली, वो जो पनामा का केस था वो तरीन साहब ने फाइल किया था। वो जो पेशी हैं वो सारे भूल नहीं सकते, और पीपल्स पार्टी के साथ उनका कभी भी कोई कांटेक्ट नहीं रहा। तो ये वो जो सोच रहा है कि वो उसके दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, अदरवाइज इसकी वजह से कम से कम हमारी हुकूमत को कुछ नहीं। हाँ, अगर अपोजिशन में खुद कोई दमखम है, अपने नंबर्स मजबूत हैं और कौमी असम्बली में मौजूद है, या कोई और कोई इनके पास सोच है, वो एक अलग इशू है। लेकिन अलीम खान साहब या तरीन साहब के ग्रुप से किसी किस्म की तवक्को रखना, और वो इतने नजरियाती हैं ऑन साहब, तो अलीम साहब आज ये क्यों कहते हैं कि अपनी जिद्दोजहद को जाया होते हुए देख के दुख हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने तरीन साहब को गुलदस्ता भिजवाया, उसका भी उनको कोई असर नहीं हुआ। आज आप लोगों को सहारा लेना पड़ रहा है कि ये जो ऑपोजिशन है, जो एक जमहूरी इक़दाम करने की तैयारी कर रही है, वो बैरूनी साजिशों के ऊपर अमल दरामद कर रही है। ये यहाँ तक बात क्यों पहुंच गई हुकूमत के लिए? उन्होंने जो जद्दोजहद की बात की है उसको जाया, उसका मतलब पता है क्या था कि हमारे आपस में अगर कहीं पे कोई इश्यूज हैं, उनकी कोई डिमांड्स हैं, उनकी कोई इश्यूज हैं कि जी इस तरीके से गवर्नेंस को देखना चाहिए, ये मामला बेहतर हो सकते हैं, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे इशू की वजह से पूरे निजाम को शायद लपेट दिया जाए, ऐसी सोच तो शायद ना अलीम खान साहब के दिमाग में, ना तरीन साहब। ये सिर्फ मीडिया कहीं सोच रहा होगा, या अपोजिशन को रात को ये ख्वाब में आता होगा कि सुबह तरीन साहब उनके हक में ऐलान करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने लगा। मैं तो बल्कि आपके कहूंगा कि गनी साहब और अब्बासी साहब दोनों बड़े प्राउड फील कर रहे होंगे। ये भी बात वो कर रहे थे, अफसोस की बात ये कि जब प्राइम मिनिस्टर ने कल यूरोपियन यूनियन के उस लेटर की तरफ इशारा किया, जो कि रूटीन में नॉर्मली डिप्लोमेटिक वेज में इस तरह के खतूत बाहर नहीं आते, वो खतूत उन्होंने खत बाहर निकाला जिसपे प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्ड किया कि आप क्या अगर हमें गुलाम समझते हैं, जो आप समझते हैं कि एक लेटर आपने हमें लिखा कि रशिया के, आपने इंडिया को लेटर क्यों नहीं लिखा? तो उस पे सारी की सारी ऑपोजिशन कल को कह रही थी कि देखें जी ये किस तरह के लीडर है जो डिप्लोमेटिक टर्म्स ही रखना चाहता। बीबी यकीन जानिए उस स्टेटमेंट के बाद तो वो तो ऑपोजिशन का काम है ना सेनेटर साहब खालिया महाज के ऊपर जो बातें हो या बयानात हो, उसके ऊपर तनकीद आप लोग भी करते थे कि ये लोग क्या करते हैं, पर्चियों से जाके स्पीच पढ़ के आते। मुझे मेरा सवाल सुन लें, आलमी ताकतों के आलाकार जो आप ऑपोजिशन को कह रहे हैं, इसको एलैबोरेट कर दें सेनेटर ऑन साहब, इसका मतलब क्या है, क्या इल्जाम है ये? बड़ा सिंपल है। आप कल रात की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्पीच उठा लें। उन्होंने फरमाया कि वो जी अमेरिका से ताल्लुकात भी खराब करना चाहते हैं और यूरोपियन यूनियन से। क्या आज तक पिछले 50 साल में इनके नाना हजूर के बाद किसी ने यूरोपियन यूनियन या वेस्टर्न ममालिक को इस तरीके से बात की है कि जी हमने 80,000 लोग शहीद कर दिए, हमने आपके लिए जंग लड़ी, आपने कभी अप्रिशिएट किया? आप एक लेटर लिख के हमें कह रहे हैं रशिया के हक में आपने लेटर इंडिया को लिखा है। मतलब मजे की बात यह है कि हर वो लोग जिनकी जायदादें मुल्क से बाहर है, जिनके बच्चे इस मुल्क से बाहर है, जिनके कारोबार, उन सबको तो रात को तकलीफ हुई है। लेकिन अब सभी भी जिसका रहना जीना मरना इस मुल्क के साथ है, कम से कम कल रात प्राइम मिनिस्टर स्पीच सुनने के बाद वो एक पाकिस्तान जिंदाबाद किए बगैर रह नहीं सकेगा। रात को बजाय उसको अप्रिशिएट करे, वो प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे, या जिसका डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि ये वो लोग हैं जो आलाकार बन रहे हैं लोगों की और वेस्टर्न सोसाइटी के स्पोक्सपर्सन बने हुए हैं, बजाय ये कि आपने प्राइम मिनिस्टर खारजा महाज के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो दो बयानात दिए, और सेनेटर साहब कतल कलामी की माजरत, उसके हवाले से मैं अपना ओपिनियन, क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा है, नहीं दे रही, क्योंकि हम इस इशू के ऊपर बहुत से प्रोग्राम्स करते आ रहे हैं। सईद गनी साहब, आप लोगों के हवाले से जो तनकीद है कि बिलावल साहब ने कल तकरीर करते हुए कहा, रिस्पॉन्ड जरूर कीजिएगा कि अमेरिका से ताल्लुकात, यूरोपियन ममालिक के साथ ताल्लुकात जो हमने बनाए थे, वो इस तरीके के बयानात बिलावल साहब ने तनकीद की प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर। अब ये हुकूमत का पॉइंट है कि जो है यूरोपियन यूनियन के, अगर वो ओपनली खत लिखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो कॉल आउट करेंगे, बड़ी बहादुरी का मुकाबला कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, मुजाहिरा कर रहे हैं। आपका क्या रिस्पॉन्स है इस बात पे जो शहबाज गिल साहब ने कही है? सईद गनी साहब, देखें, मेरा ये ख्याल है कि अब ये सारा जो मर्जी कर लें, अब ये इस किस्म की बातें करके लोगों को ये बताना चाहते हैं, जिन्होंने ये 1-2 दिन से राग भी अलापना शुरू कर दिया है कि वजीर आजम के खिलाफ ये जो कुछ हो रहा है ये कोई इंटरनेशनल एजेंडा है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो इमेज था, पाकिस्तान का जो एक तशख़्ख़ुस था दुनिया भर में, वो PTI के आने के बाद ख़राब हुआ है। जो पाकिस्तान की अहमियत दुनिया भर के बड़े ममालिक में थी, उसको नुकसान पहुँचा है, ऑलरेडी नुकसान पहुँचा चुके हैं।
अब ये इस तरह की बातें करके सिर्फ ये बताना है कि जी हमारे पीछे अमेरिका पड़ा हुआ है, हमारे पीछे यूरोप पड़ा हुआ है और हमारे पीछे ये लोग पड़ी हुई, इसकी वजह से हुकूमत की जाने की बातें हो रही हैं। असल तो भाई आपके पीछे इस मुल्क के लोग पड़े हुए हैं, आपके पीछे इस मुल्क के गरीब पड़े हुए हैं, आपके पीछे इस मुल्क के किसान और मजदूर पड़े हुए हैं, आपके पीछे वो लोग पड़े हुए हैं जिनसे आपने 1 करोड़ लोगों की 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 50 लाख घरों का वादा किया था और पता नहीं क्या क्या आपने 90 दिन में हम क्या क्या इनकलाब लेकर आ जाएंगे वो आपने वादे किए तो आपने पूरे नहीं किए। अब अगर अपनी नालायकी और नाअहली की वजह से, करप्शन की वजह से आपकी हुकूमत जाने शुरू हो गई है तो आपके वजीर आजम साहब जो ये बातें कर रहे हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं इन बातों पर बात करने की। लेकिन सईद ये गनी वक्त साहब आपको बताएगा। चलें ठीक जी जी ये तो देखिए वक्त बताएगा ना। लेकिन बात ये है कि अमेरिका के आपसे साथ पूछ तो रही ये हूं जी, आपसे ये पूछ रहे थे मैं अर्ज करूं जी अमेरिका से ये कितनी कोशिशें करते रहे कि बाइडेन साहब का एक फोन आ जाए ताकि ये जरा खड़े होकर सलामी दे दें, तो फोन नहीं आया तो उस पर उनको और गुस्सा है। चले वो अपनी बात है, वो नहीं करते ना करें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन एक वक्त है कि आप फोन का इंतजार कर रहे हैं, जब उन्होंने बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई तो आप किसी और तरह से पीछे पड़ गए कि जी मुझे हुकूमत को हटाना चाहते हैं। चलिए आखिर में फिर सेनेटर रॉन साहब, अब आप ये जो एक और भी कल से सवाल रेज हो रहा है और इसके ऊपर से पर्दा उठा ही दें कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं अदम एतमाद इनकी नाकाम हो गई तो मैं वो करूंगा जो ऐसा जवाब दूंगा। तो वो क्या जवाब ऐसा दे देंगे जो अभी तक वो नहीं कर सके ऑपोजिशन के साथ? एहतसाब के हवाले से जो मामला रहा आप लोगों का, उस हवाले से जो वसीम अकरम प्लस थे, शहजाद अकबर साहब, उनको अपनी पोजीशन से हाथ धोना पड़ गया, इस हवाले से आप लोगों के ऊपर अभी तक सवाल उठे। तो क्या है इस धमकी के पीछे? क्या करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब अगर अदम एतमाद नाकाम हो गई? धमकी नहीं, देखिए धमकी नहीं है। आप ये देखिए कि जब से जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई, उसके नीचे जो भी गवर्नमेंट थी, काफ लीग की गवर्नमेंट थी, 5 साल उन्होंने पूरे किए। नून लीग की गवर्नमेंट ने, उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे किए, फिर नून लीग की गवर्नमेंट ने। एक जमहूरियत का एक तसलसल आ रहा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का पॉइंट ये था कि अगर ये हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ जितने भी माफियाज हैं और ये सारे अपने पर्सनल एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं, ये कोई सियासी वो नहीं है कि जी बहुत ज्यादा गरीब की बात कर रहे हैं, किसान की बात, ये सारे अपने पेट की बात कर रहे हैं, अपने कारोबार की बात कर रहे हैं, अपने राइट्स की बात कर रहे हैं कि हमारी किसी तरह हुकूमत आ जाए। तो उनका पॉइंट ये था कि अगर ये अपने जाती माफियाज अपने एजेंडास के तहत किसी तरीके से हुकूमत को गिराने की कोशिश करते हैं, पहली बात तो ऐसा होने नहीं लगा, और अगर हुआ तो फिर उसके बाद सबके साथ वैसा ही होगा जैसा हमारे साथ होगा। ये हो नहीं सकता। वेरी फ्रैंकली मैंने एक पॉइंट क्लियर किया था, गिलानी साहब के इलेक्शन में 22 लोगों ने जाके इन्होंने किसी तरीके से उनसे बात कर ली, वोट परचेज किया, जो भी मामला किया इन्होंने वोट परचेज कर लिया। हमने रिस्पॉन्ड कोई नहीं किया, वरना जमहूरी लोगों, जहां जमहूरी ममालिक हो, ये सेल परचेज का कॉन्सेप्ट को बुरा जाना जाता है। ये कोई घोड़े खोते नहीं है जिनको जाके आप परचेज शुरू कर दें, जिसके ऊपर फिर आप सीना तान के हैं। देखिए हमने किस तरीके से जमहूरी तरीके से सेनेट में इनको गिलानी साहब को जितवा दिया। ये शर्म की बात है, ये एम्बैरेसमेंट की बात है। जमहूरी ममालिक वो प्राइम मिनिस्टर, वो तो खैर प्राइम मिनिस्टर बताएंगे क्या हो सकता है, बट आई कैन टेल यू दैट इज नॉट द वे। ये इस तरीके से इस पतली गली से निकल नहीं सकते, एंड आई एम श्योर कि प्राइम मिनिस्टर इनको बताएंगे जरूर। अगर किसी तरीके के माफिया इस पे आ गए, हम इस तरह टलने लगे नहीं, विल नॉट गो वे लाइक दैट। ये आप नहीं कह सकते कि वो करेंगे क्या, जेलों में डालेंगे, जो कि पहले डाल चुके हैं, कोई बड़ा केसेस भी बन चुके हैं, अब मजीद क्या कर सकते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरीके से कल ये बात की, उस पर अपोजिशन के अल्फाज हम सुन रहे थे, क्योंकि खुद भी प्राइम मिनिस्टर ने बड़े सख्त अल्फाज तमाम लीडरान के लिए अपोजिशन के इस्तेमाल किए। कहा जा रहा था कि जैसे मौला जट की तरफ से धमकी दी जाती है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो अंदाज अपनाया है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। बहुत शुक्रिया सेनेटर रॉन अब्बास साहब, सईद गनी साहब और जावेद अब्बासी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल थे। 2-4 दिन के अंदर नाजरीन ये कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन साहब आएंगे और को वाजे जो भी उनका आगे हिकमत अमली होगी या जो भी बात इस मुलाकात में तय हुई है वो सामने आ जाएगी। तो हम भी इस हवाले से रिपोर्ट करते रहेंगे। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।